अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस लेक्चर नंबर 3 पैथोलॉजी। नेक्रोसिस क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ। इसमें सेल मेम्ब्रेन लॉस हो जाता है और जो सेलुलर कंटेंट्स हैं उनकी लीकेज आपको नज़र आएगी। इलिसिट्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये आपके साथ एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शुरू करता है और ये आपके साथ टिश्यू बेड्स को अफेक्ट करेगा, रिज़ल्ट करेगा इन ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो इसके दो मेजर टाइप्स हैं, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव। अदर टाइप्स में आपके साथ केशियस, फिब्रिनॉइड, फैट नेक्रोसिस और गैंग्रीनस नेक्रोसिस। मेजर में कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव है, अदर टाइप्स में केशियस, फिब्रिनॉइड, फैट और गैंग्रीनस। जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, जो टिश्यू का आर्किटेक्चर होगा वो प्रिजर्व रहेगा फॉर डेज। इंजरी डैमेजेस सेल्स एंड एंजाइम्स, अगर कोई इंजरी हो जाए उससे सेल्स और एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं। मेजर डिफरेंस फ्रॉम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या है कि लॉस ऑफ एंजाइम लिमिट्स प्रोटियोलाइसिस और टिश्यू आर्किटेक्चर इसमें इंटैक्ट रहेगा। फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल रेमिनेंट, आपके साथ जो सेल रेमिनेंट्स हैं उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहेगा। ये इंजरी होती है, ये इंजरी डैमेज करता है सेल्स और एंजाइम को, और लॉस ऑफ, अगर ये एंजाइम लॉस हो जाए तो उसकी वजह से ये आपके साथ प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, वो लिमिट हो जाएगी और टिश्यू आर्किटेक्चर इसमें सेम रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। जो सेल रेमिनेंट्स रह जाते हैं उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। फिर ग्रॉस पे आपको टिश्यू बिकम्स फर्म, जो टिश्यू है वो फर्म हो जाएगा, और माइक्रोस्कोपिक पे आर्किटेक्चर आपको प्रिजर्व नज़र आएगा। सेल न्यूक्लियाई लॉस्ट हो जाएंगी। रेड पिंक कलर आपको HNE स्टेन पे नज़र आएगा और इन्फ्लेमेटरी सेल्स ये आपको नज़र आएंगे इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, ये नॉर्मल हार्ट है और ये MI के बाद पोस्ट MI। तो पोस्ट MI के बाद आपको इस तरह के चेंजेस नज़र आएंगे। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जब भी हार्ट की बात आ जाए, ठीक है, सॉलिड ऑर्गन्स की बात आ जाए तो उसमें आपने कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिखना है। ये इट इज़ सीन इन इन्फार्क्शन एंड इस्कीमिया, और ये तीन ऑर्गन्स आपने लाजमी याद रखने हैं कि हार्ट, किडनी और स्प्लीन की बात आ जाए और आपसे टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछा है तो इसमें आपने कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिखना है। की एक्सेप्शन ब्रेन, तो ब्रेन के साथ आपने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लिखना है। अगर ब्रेन की बात आ जाए तो इसमें आपने हमेशा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लिखना होगा। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है? इसमें आपको एब्सिसिस और ब्रेन इन्फार्क्शन मिलेगी। एब्सिस बैक्टीरियल या फंगल हो सकता है, यह आपके साथ ब्रेन की इन्फार्क्शन कॉज करवाता है। कॉज इन ब्रेन इन्फार्क्शन इज़ पुअरली अंडरस्टूड। इन्फेक्शन जो है आपके साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को ड्रॉ करेगा और टिश्यू लिक्विफाइड हो जाएगा इनटू थिक लिक्विड मास। एंजाइम्स आपको मिलेंगे फ्रॉम माइक्रोब्स और एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स ऑफ डाइंग सेल्स आपको इसमें मिलेंगे। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में ग्रॉस में आपको लिक्विड या पस और एब्सिस कैविटी नज़र आएगी, और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो आपके साथ ब्रेन में होती है। ब्रेन आफ्टर स्ट्रोक का ये एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है। तो केशियस का मतलब है चीज़ लाइक। जब भी चीज़ लाइक नेक्रोसिस, वाइट टाइप की नेक्रोसिस नज़र आए तो दैट इज़ केशियस नेक्रोसिस। ये आपके साथ इट रेयरली अकर्स आउटसाइड ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, रेयरली आउटसाइड ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन आपको नज़र आएगा। माइकोबैक्टीरिया जो है वो रेजिस्ट करता है डाइजेशन को, और मैक्रोफेज फ्रॉम जाइंट सेल्स, मैक्रोफेज आते हैं
फ्रॉम जाइंट सेल्स। स्लो ब्रेक डाउन ऑफ इन्फेक्शन, वो आपके साथ ब्रेक डाउन ऑफ इन्फेक्शन को स्लो करती है। इसमें माइकोलिक एसिड एंड लिपिड जो है वो आपके साथ ये चीज़ लाइक अपीयरेंस देती है। तो चीज़ लाइक अपीयरेंस की बात आ जाए, ये चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है ड्यू टू माइकोलिक एसिड और लिपिड्स की वजह से। ये टीबी इन्फेक्शन में आपको मिलेगा, उसके बाहर आपको बहुत कम मिल सकता है। माइकोबैक्टीरिया जो है वो रेजिस्ट करता है डाइजेशन को। मैक्रोफेजेस आएंगे फ्रॉम जाइंट सेल्स और ये आपके साथ स्लो ब्रेक डाउन ऑफ इन्फेक्शन करेंगे। केशियस नेक्रोसिस ग्रॉस पे आपको चीज़ी लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा। माइक्रोस्कोप पे आपको ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी। नेक्रोटिक सेंटर होगा, रिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज आपको नज़र आएंगे। एपिथेलियोइड सेल्स नज़र आएंगे और जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स क्या होते हैं? ये आपके साथ फ्यूज्ड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ग्रॉस पे चीज़ी लाइक सब्सटेंस, माइक्रोस्कोपिक पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। दिस इज़ अ टाइप ऑफ केशियस नेक्रोसिस। ये इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है। फिर है फैट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ऑफ द फैट का क्लासिक एग्जांपल पैंक्रेटाइटिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जब भी आपके साथ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस या क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की बात आ जाए, पैंक्रियास की बात आ जाए, तो उसमें आपने फैट नेक्रोसिस लिखना है। कॉज क्या है? लाइपेज इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द पैंक्रियाटिक सेल्स। जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो आपके साथ लाइपेजेस को रिलीज़ करते हैं एंड दीज लाइपेसेस ब्रेक डाउन ऑफ पेरिटोनियल फैट। ये पेरिटोनियल फैट को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं विद कैल्शियम एंड लीडिंग टू अ प्रोसेस कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। जब भी फैटी एसिड कैल्शियम के साथ कंबाइन होते हैं इसको हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। तो चौकी वाइट टिश्यू आपको इसमें मिलेगा ड्यू टू दिस सेपोनिफिकेशन। ये सेपोनिफिकेशन आपको फैट नेक्रोसिस में मिलेगी। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फैट नेक्रोसिस। फिर इसके बाद आता है फैट नेक्रोसिस आपको ट्रोमेटिक भी मिल सकता है, ब्रेस्ट में भी मिल सकता है। तो फैट नेक्रोसिस ऑफ द ब्रेस्ट जो है, जब भी ट्रॉमा हो जाती है टू द ब्रेस्ट, इसमें फ़ैट नेक्रोसिस होता है। इसके लिए हम बायोप्सी या सर्जरी करते हैं। ये स्पोर्ट्स इंजरी में मोस्ट कॉमन आपको नज़र आता है या सीट बेल्ट की वजह से अगर इंजरी हुई है, और ये आपके साथ ब्रेस्ट कैंसर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो ये आपको जो बड़े बड़े वाइट स्पेसेस नज़र आ रहे हैं ये आपके साथ जो है एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपके साथ वाइट एडिपोज टिश्यूज़ है जो आपको फैट नेक्रोसिस में मिलेंगे। फिर है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। तो ये सब टाइप है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का विच इज़ कॉज्ड बाय इस्कीमिया। इसमें ब्लड सप्लाई लॉस्ट हो जाती है टू द लिम्स और बाउल और मल्टीपल टिश्यू लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके दो टाइप्स है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो ड्राई होता है, ब्लैक होता है और उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपको श्रंकन छोटे से नज़र आएंगे। वेट गैंग्रीन में सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्फेक्शन के ऊपर दूसरा, एक नेक्रोसिस के ऊपर दूसरा नेक्रोसिस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। वेट गैंग्रीन वेट होता है, मॉइस्ट नज़र आएगा, सॉफ्ट होगा, स्वॉलन होगा और पस होगा इसमें। ये आपके साथ फाउल स्मेलिंग भी होता है। फिर ये आपके साथ ड्राई गैंग्रीन आपको डायबिटिक फुट में मिलता है और फिर ये आपके साथ है वेट गैंग्रीन। फिर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है ये ब्लड वेसल्स में होता है और इट इज़ ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में नज़र आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस रिलेट होता है। या ब्लड वेसल्स की बात आ जाए तो उसमें भी आपने फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस लिखना है। ऑटो इम्यून में किस तरह होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस आपके साथ डिपॉजिट हो जाते हैं इन द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी मिल सकता है।
इसमें फिब्रिन लीक हो जाएगा इनटू द वेसल वॉल। तो जो वेसल वॉल है वो आपको पिंक नज़र आएगा ऑन माइक्रोस्कोप। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिर इसके क्लासिक डिसऑर्डर में आपके साथ पोली आर्थराइटिस नोडोज़ा आता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पैन आपके साथ कौन से टाइप ऑफ नेक्रोसिस में होता है, तो दैट इज़ इन फिब्रिनॉइड। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको परपुरा, रीनल फेलियर और न्यूरोपैथी मिलेगी। सेवेयर हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्सिया भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में मिल सकती है। ये नॉट ऑटो इम्यून है और इसमें वेसल वॉल्स डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से फाइब्रिन लीक आपको नज़र आएगा। फिर इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग पैथोजेंस या डैमेज टिश्यू को आप एलिमिनेट करते हो बॉडी से, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये आपको नज़र आएगा इन्फेक्शन, ट्रॉमा और सर्जरी के बाद, और ये डैमेज कॉज करवा सकता है टू द होस्ट। एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट को सेप्सिस हो तो इट कॉजेज़ एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन। या प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन फेल्स टू रिज़ॉल्व, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन हो, ठीक है, जिसकी वजह से होस्ट डैमेज हो जाए, या इनअप्रोप्रिएट कोई कंडीशन हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, तो इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। इसके दो टाइप्स है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो कम पीरियड के लिए होगा वो एक्यूट, जो ज़्यादा टाइम के लिए होगा वो होगा क्रॉनिक। एक्यूट का रैपिड ऑनसेट होता है मिनट टू आवर्स और क्विक रेजोल्यूशन होती है यूजुअली विद इन डेज़। और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इट में लास्ट वीक्स, मंथ्स और ईयर्स, और रेजोल्यूशन भी उसकी क्विक नहीं होती। कार्डिनल साइंस जो आपको इन्फ्लेमेशन में मिलते हैं, ये पहले एंशिएंट रोमन में इसको डिस्क्राइब किया गया था। तो इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, जिसमें रबर, कैलर, ट्यूमर, डॉलर, ये सारी चीज़ें, ये रोमन में इसको डिस्क्राइब किया गया था, ये कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को। तो रबर का मतलब है रेडनेस, कैलर का मतलब है वार्मथ। These rubber and calor are caused by vasodilation और increased blood flow की वजह से। फिर है ट्यूमर, जो स्वेलिंग होता है, इट इज़ caused by increased vascular permeability। इसमें ट्यूमर में आपको वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी, और ये आपके साथ सेल्स और प्रोटीन्स को टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन ले आता है। डॉलर हम कहते हैं पेन को, और लॉस ऑफ फंक्शन लेसा भी इसे हम कहते हैं। ये भी एक कार्डिनल साइन है ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन कॉज्ड बाय अदर कार्डिनल फीचर्स। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिर है वेज़ोडाइलेशन। तो आर्टीरियोलर वेज़ोडाइलेशन जब भी होगी तो इसमें आपके साथ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा। ये आर्टरीज़ है, ये आर्टीरियोल है। तो आर्टीरियोल वेज़ोडाइलेशन जब भी होगी, ये चीज़ बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा आई है। फिर रबर और कैलर वेज़ोडाइलेशन जो है, हिस्टामीन वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाता है। मास्ट सेल्स, बेजोफिल्स और प्लेटलेट्स प्री फॉर्म्ड और रिलीज्ड क्विकली, तो ये आपके साथ वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उसमें मास्ट सेल्स, ल्यूकोसाइट्स आते हैं सिंथेसाइज्ड वाया एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे से बनते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आपके साथ वेज़ोडाइलेशन कॉज करवाते हैं। अच्छा, फिर इकोसेनॉइड्स, लिपिड जो है सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। ये एराकिडोनिक एसिड आपके साथ ल्यूकोट्राइन बनाता है, और ये आपके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और थ्रोम्बोएक्सिन। तो थ्रोम्बोएक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज बनाएगा, और ल्यूकोट्राइन को बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोऑक्सीजिनेज। ये साइक्लोऑक्सीजिनेज है, दिस इज़ लाइपोऑक्सीजिनेज। तो ये याद रखना है, लाइपो फॉर ल्यूकोट्राइन्स,
cyclophosphorus and thromboxane. Just give me a second. Sorry for that. Hello. ويخ يا ما हाँ हाँ सईदा I'm sorry for that. अच्छा, ये ईकोसिनॉइड है। फिर इसके बाद आता है फैक्टर 12। तो फैक्टर 12 में कंपोनेंट ऑफ क्लॉटिंग कैस्केड का माइनर रोल होता है। ये आपके साथ ब्रेडिकाइनिन को भी प्रोड्यूस करता है वाया द काइनिन सिस्टम। तो फैक्टर 12 इज़ कन्वर्टेड इनटू 12A। ये 12A प्री कैलिक्राइन को कन्वर्ट करता है कैलिक्राइन में, और ये कैलिक्राइन यूज़ होता है हाई मोलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन को कन्वर्ट करने में। व्हेन दिस HMWK इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रेडिकाइनिन, तो इसके लिए कैलिक्राइन यूज़ होता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फैक्टर 12, जिसे हम हैगमैन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेडिकाइनिन है। इट इज़ अ वेज़ोडाइलेटर जो परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। पेन में B इज़ फॉर बोबो, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। इट इज़ डिग्रेडेड बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ब्रेडिकाइनिन जो है डिग्रेड होता है बाय ACE इनहिबिटर, बाय ACEs। जो ACE इनहिबिटर्स हैं, ACE इसको डिग्रेड करता है। अगर आप ACE इनहिबिटर दोगे तो उसकी वजह से ये ज़्यादा होगा। इट विल रेज ब्रेडिकाइनिन लेवल्स। डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स में आपके साथ एंजियोएडेमा आपको मिलेगा, ऑल्सो डिग्रेडेड बाय C1 इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये आपके साथ डिग्रेड होता है C1 इनहिबिटर्स के थ्रू भी ये डिग्रेड हो सकता है। C1 इनहिबिटर डिफिशेंसी अगर एक पेशेंट में होगा तो उसमें आपको हेरिडिटरी एंजियोएडेमा मिलेगी। तो ये सारे MCQs हैं। एंजियोएडेमा पे भी MCQ आ सकता है, हेरिडिटरी एंजियोएडेमा पे भी आ सकता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है ये डिग्रेड होते हैं बाय ACE। अगर ACE इनहिबिटर दोगे तो ये राइज होंगे। वेस्कुलर परमिएबिलिटी में आपके साथ may be caused by direct injury. Also many mediators होंगे, leukotrienes, LTC4, LTD4, LTE4, ये different leukotrienes हैं। हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन भी आपके साथ mediators हैं। ठीक है। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी ट्यूमर के बारे में ये बात कर रहे हैं जो आपके साथ डायरेक्ट इंजरी से होता है। इसमें आपको मैनी मीडिएटर्स मिलते हैं, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल जो है वो आपके साथ गैप्स क्रिएट करेगा, और ये आपके साथ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में होगा। फिर ऑनकोटिक प्रेशर जो है, इट इज़ द चेंजेस ड्राइव फ्लूइड इनटू टिश्यू। जब आपके साथ एक होता है पाई, एक होता है पीसी, पाई सी और पीसी, फिर पी आई है और पाई आई है। ठीक है। ये पाई जो है ये ऑनकोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपके साथ चेंजेस जब फ्लूइड टिश्यूज़ में आएगा, उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे तो वो आपके साथ एक प्रेशर बनाएगा जिसे हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। ये आपके साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा होगा और इसमें आपको प्रोटीन इन्फ्लक्स नज़र आएगा। टिश्यू एडेमा में एक्सुडेट आपको नज़र आती है। इन्फ्लेमेटरी एडेमा फ्रॉम हाई वेस्कुलर परमिएबिलिटी नज़र आएगी। ये आपको इन्फेक्शंस मैलिग्नेंसी में मिलेगा, जहाँ पे आपको लीकी वेसल्स मिलते हैं। यू विल गेट हाई प्रोटीन कंटेंट सिमिलर टू प्लाज्मा, और आपके साथ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी विच इज़ कंसंट्रेटेड। फिर टिश्यू एडेमा में आपके साथ ट्रांसुडेट आता है जिसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। फ्लूइड लीक नॉट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ये इस इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक या डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से लीक होता है। अगर प्रोटीन कंटेंट लो होगा
तो एल्ब्यूमिन रिमेन इन द प्लाज्मा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होगी तो आपके साथ डाइल्यूट फ्लूइड आपको मिलेगा, नॉट कंसंट्रेटेड। तो जो टिश्यू एडिमा है ट्रांसुडेट में आपको मिलती है। ट्रांसुडेट में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। फिर है प्लूरल इफ्यूजन। इसके कॉजेज़ एक्सुडेट भी हो सकते हैं, ट्रांसुडेट भी। एक्सुडेट में इन्फेक्शन मैलिग्नेंसीज आते हैं और ट्रांसुडेट में हार्ट फेलियर, लो एल्ब्यूमिन आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोरेकोसेंटीसिस में भी प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। फ्लूइड टेस्टेड फॉर प्रोटीन एलडीएच फ्लूइड्स आपने टेस्ट करने हैं प्रोटीन और एलडीएच के लिए, और इसके लिए क्राइटेरिया होता है जिसे हम लाइट्स क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है। एक्सुडेट कब होगा? जब प्लूरल प्रोटीन या सीरम प्रोटीन ग्रेटर देन 0.5 होगा। अगर प्लूरल एलडीएच या सीरम एलडीएच ग्रेटर देन 0.6 है। अगर प्लूरल एलडीएच ग्रेटर देन 2/3 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल एलडीएच। तो ये 3 कंडीशंस अगर आपके साथ हुई तो इसका मतलब है कि द फ्लूइड इज़ एक्सुडेट। दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइट क्राइटेरिया। तो प्लूरल प्रोटीन सीरम प्रोटीन ग्रेटर देन 0.5, प्लूरल एलडीएच सीरम एलडीएच ग्रेटर देन 0.6 और प्लूरल एलडीएच ग्रेटर देन 2/3 अपर लिमिट्स ऑफ नॉर्मल एलडीएच। फिर है डॉलर पेन को कहते हैं। इसमें की मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आपको नज़र आएगा और ये आपके साथ स्किन की सेंसिटिविटी टू द पेन इंक्रीज़ करवाता है। इट आल्सो कॉजेस फीवर। तो PGE2 जो है, E के साथ आप FEVER लगाओ और P के साथ पेन लगाओ। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में आपको फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स की वजह से सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होती है। फिर फीवर जिस चीज़ से फीवर होता है उसे हम पायरोजेंस कहते हैं। ये पायरोजन साइक्लोऑक्सीजिनेस की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है इन द हाइपोथैलेमस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इंक्रीज़ करता है इन द हाइपोथैलेमस। लाइपोपोलीसैकेराइड्स में आपके साथ एक्सोजीनस पायरोजन होते हैं जो फीवर कॉज करते हैं। इंटरल्यूकिन 1 और TNF जो है ये आपके साथ एंडोजीनियस पायरोजन्स हैं जो आपके साथ फीवर कॉज करवाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके साथ टेम्परेचर सेट पॉइंट को अल्टर करते हैं, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन E2। फिर आपके साथ है ल्यूकोसाइटोसिस। जब भी नॉर्मल WBC होगा लेस देन 11 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। इन्फेक्शन कब होता है? जब आपके साथ WBC 15,000 to 20,000 होंगे। रेजिंग इन्फेक्शन कब होगा? जब 40,000 to 1 लाख होगा। इसमें आपको ल्यूकोमॉइड रिएक्शंस की वजह से रेजिंग इतना नंबर हो सकता है और ये ल्यूकोमॉइड रिएक्शन ल्यूकीमिया को भी रिजेंबल कर सकता है। साइटोकाइंस आपके साथ TNF1 और इंटरल्यूकिन 1 है। ये आपके साथ सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो इट कॉजेस सेल फ्रॉम द बोन मैरो। जो साइटोकाइंस हैं ये सेल्स को डिराइव करते हैं फ्रॉम द बोन मैरो। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिलिया आपको मिलता है। वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स या लिम्फोसाइटोसिस आपको मिलती है। फिर इसके बाद लेफ़्ट शिफ्ट हम किसे कहते हैं? नॉर्मल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड अ लेफ़्ट शिफ्ट। मोर बैंड्स एंड न्यूट्रोफिल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। WBC नॉर्मल 10,000 है, इन्फेक्शन में 17,000 तक हो जाता है। न्यूट्रोफिल नॉर्मली 55%, इन्फेक्शन में 80 तक चले जाते हैं और बैंड्स आपके साथ 5% नॉर्मल होते हैं, 12% में देयर इज़ इन्फेक्शन। तो आपके साथ अगर न्यूट्रोफिल या बैंड ज़्यादा हो जाए दिस इज़ कॉल्ड अ लेफ़्ट शिफ्ट। एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? इसमें आपने सीरम प्रोटीन्स को चेक करना है।
अगर इसका लेवल राइज हुआ विद इन्फ्लेमेशन तो इसमें आपने देखना है कि लेवल्स राइज हो रहे हैं विद इन्फ्लेमेशन, तो आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ एक्यूट और क्रॉनिक। ये आपके साथ मोस्टली प्रोड्यूस होता है बाय द लिवर, और सिंथेसिस जो है इंक्रीज़ होती है बाय साइटोकाइंस ऑफन इंटरल्यूकिन 6। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम एमाइलॉइड ए, फेरेटिन, हेप्साइडिन, फाइब्रिनोजिन, ये सारे आपके साथ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं। तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में आपके साथ लेवल्स राइज होंगे विद इन्फ्लेमेशन, तो ये आपके साथ आइदर एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होते हैं लिवर में, और सिंथेसिस इंक्रीज़ होती है इसकी बाय साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन 6 की वजह से। सी रिएक्टिव प्रोटीन, एमाइलॉइड ए, फेरेटिन, हेप्साइडिन, फाइब्रिनोजिन, ये डिफरेंट एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, लिवर सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू इंटरल्यूकिन 6। लिवर सी रिएक्टिव प्रोटीन की सिंथेसिस करता है इन रिस्पॉन्स टू इंटरल्यूकिन 6, और ये आपके साथ बाइंड करता है बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और क्रॉनिक केस में इंक्रीज लेवल्स जो है दैट आर एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कैड। फिर है सीरम एमाइलॉइड ए प्रोटीन, ये आपके साथ एपोलाइपोप्रोटीन है, और इसके मैनी रोल्स हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। ये आपके साथ ए सेकेंडरी एमाइलॉइडोसिस कॉज करवाता है, which occurs in chronic inflammatory conditions, for example rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, IBD। फेरेटिन आयरन को बाइंड करता है, आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि आपके साथ स्टोर होता है इंट्रासेलुलरी एज फेरेटिन। इट इज़ स्टोर्ड इन मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर एंड बोन। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये आपको आयरन डिफिशिएंसी की डायग्नोसिस के बारे में बताएगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो फेरेटिन के बारे में याद रखो कि आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, और ये इंट्रासेलुलरली इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन स्टोर्ड होता है। मैक्रोफेजेस में भी स्टोर होता है ऑफ द लिवर एंड बोन। हेप्साइडिन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, आयरन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, और इसके अलावा ये बाइंड होता है विद फीरोपोर्टिन के साथ बाइंड होता है इन द एंटीरोसाइट्स या मैक्रोफेजेस के अंदर। ये आयरन ट्रैप करवाता है इन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, और ये आपके साथ कंट्रीब्यूट करता है टू एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। फाइब्रिनोजिन जो है फैक्टर 1 ऑफ द क्लॉटिंग कैस्केड को हम फाइब्रिनोजिन कहते हैं। ये सेलुलर एडहेजन को प्रोमोट करता है, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स या एंडोथेलियल सेल्स की एडहेजन को ये प्रोमोट करेगा। फिर है ईएसआर जिसे हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ रेड ब्लड सेल सेडिमेंटेशन इन अ टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब में आप आरबीसी को सेडिमेंट करते हो उसे हम ईएसआर कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या है? 0 से 22 फॉर मैन, 0 से 29 फॉर वुमेन। ये ईएसआर आपके साथ कब इंक्रीज़ होता है? It is increased by acute phase reactants in the inflammation. ESR is determined by balance of factors, pro-sedimentation, APRs, especially fibrinogen आपको मिलेगा, anti-sedimentation, negative charge of RBCs आपको मिलेगा, high levels of APRs, तो उसमें red cells जो है they stick together, faster sedimentation जो है आपके साथ ESR को increase करेगी। ESR अगर मोर देन 100 होगा, ये आपको एंडोकार्डाइटिस, टेम्पोरल आर्टराइटिस, पोलीमायल्जिया रोमेटिका, ट्रॉमा, सर्जरी और मेलिग्नेंसी में मिलता है। एनीमिया में भी इंक्रीज्ड ESR होता है। सेडमेंटेशन ऑफ रेड सेल्स जो है स्लोअर विद मोर रेड सेल्स,
रेड सेल्स इम्पीडेड ऑन अनदर सेडिमेंटेशन, और ये आपको रीनल डिजीज़ में भी इंक्रीज़ मिलता है। फिर इसके बाद ये सर रिड्यूस कब होगा? व्हेन अ पेशेंट इज़ हैविंग hypofibrogenemia or heart failure. In that cases he will have reduced ESR. If he has abnormal red cell shapes, तो उसमें भी ESR आपके साथ रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिकल सेल एनीमिया, स्पीरोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस, पोलीसाइथीमिया में भी आपके साथ इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एनीमिया, सो हेयर द ESR कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि ESR may be normal despite inflammation. Negative APRs हम किसे कहते हैं? When the levels fall in inflammation, synthesis is inhibited by the cytokines जिसमें albumin, transferrin और transthyretin आते हैं। तो this was all on lecture 3. Please do like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching and see you in the next video.